हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू श्री जी आई एस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन नागोया प्रोटोकॉल। राइट, नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय रिपोर्ट। इस टॉपिक में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और इस रिपोर्ट में क्या खास है प्रीलिम्स के लिए, वो सब सारी चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या बेसिकली की एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोगों को डिस्कस करना है। न्यूज़ में क्यों है, राइट, जैसा कि मैंने बताया कि भारत ने अभी पहली बार प्रथम जो उसकी राष्ट्रीय रिपोर्ट है उसको अभी सबमिट किया है, जो कि जैव विविधता अभिसमय सीबीडी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है ये रिपोर्ट को। राइट, नागोया प्रोटोकॉल में एक यहाँ पर प्रिंसिपल है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। ये रिपोर्ट हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है ना, पर्यावरण मंत्रालय है, इसने जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इसके साथ मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है और इसको सबमिट किया है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ दिस रिपोर्ट। राइट, इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। राइट, और इसके जो दो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स हैं, नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इसको लेकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर वहीं काताजीना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में ही एच बायोडाइवर्सिटी टारगेट क्या है ये भी हम लोग देखें इसमें, और इसके जो इम्पोर्टेंट COPs हैं, राइट, कॉप्स हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। इसके रिगार्डिंग भारत में क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको भी देखेंगे। जैसे कि देखें यहाँ 3 टियर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है बायो सेफ्टी के रिगार्डिंग, है ना। जैसे नेशनल स्तर पर है द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और वहीं स्टेट के लेवल पर अगर हम देखते हैं तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बोर्ड दिखाई देता है, और यूनियन टेरिटरी यहाँ पे द यूनियन टेरिटरी बायोडाइवर्सिटी काउंसिल्स देखने को मिलती है, ये सब नेशनल लेवल पर। और अगर हम लोकल लेवल पर देखें या पंचायत के स्तर पर देखें तो वहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी देखने को मिलती है। इसका एक और नेक्स्ट जो की कंपोनेंट है, राइट, इंडिया लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। अब भारत में जो लीगल फ्रेमवर्क है बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, उसको भी देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण बेसिकली है ना, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए भारत में क्या लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है हमारे संविधान का आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A क्लॉज जी, राइट, सब क्लॉज जी, द फिशरीज एक्ट है 1897 का, और दूसरा ही यहाँ पे द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये दोनों ही जो एक्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके की प्रोविजंस आप लोगों को जरूर जानना चाहिए थॉरोली। और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये भी हमको देखना है। ये CBD जो हमने चूंकि इसको रेटिफाई किया था, साइन किया था, उसी के उपलक्ष्य में हम क्या किया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लेकर आए थे। फिर आपको और भी मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान हमने बनाया था 1999 में, है ना। तो इसको बाद में अपडेट करके हमने क्या किया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान लेकर आए थे 2024 से लेकर 2030 तक। यानी एक राष्ट्रीय स्तर पर बायोडाइवर्सिटी को लेकर एक स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान बनाया है भारत ने। ठीक है, इसी को डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ की हाईलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की, वो हम लोग देखते हैं। इस रिपोर्ट में क्या नवंबर 2017 से लेके और 31 दिसंबर 2025 तक का ये पीरियड कवर किया गया है। इसमें ये दर्शाया गया है कि नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत विशेषकर टारगेट 13, इसके रिगार्डिंग भारत ने क्या प्रोग्रेस किया है वो इस रिपोर्ट में जरूर हाईलाइट किया गया है महत्वपूर्ण रूप से, उसको देखा। जैसे इंडिया अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी सेफ्टी एंड एक्शन प्लान जो है ये 2024 से लेकर 2030 तक का, राइट। तो इसमें नागोया प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग इसको हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि टारगेट 13 क्या है, राइट। टारगेट 13 में जो नागोया प्रोटोकॉल का टारगेट 13 है उसमें है इंक्रीज द शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, है ना। यानी ट्रेडिशनल नॉलेज या जेनेटिक रिसोर्सेज, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के माध्यम से
जो बेनिफिट्स होते हैं उस बेनिफिट्स के शेयर को इंक्रीज करना, है ना। यानी ट्रेडिशनल नॉलेज, सपोज दैट कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज है और उससे अगर किसी कंपनी को कोई नॉलेज हुआ, जैसे नीम है, नीम का क्या मेडिसिनल उपयोग है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जानते हैं, और उससे कंपनीज क्या करती हैं, थाउजेंड्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीस कमाती हैं। जैसे आपने देखा बहुत सारे अब नीम की उससे जो पाउडर है ना, उससे कई प्रोडक्ट बनते हैं। नीम के उससे साबुन, सोप बनते हैं। ये कहाँ से आया आखिर का ये नॉलेज, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले लोग नीम का पानी उबाल कर उससे नहाते थे, तो कंपनी को ये पता चला कि इससे क्या होता है, एंटी बेसिकली फंगल, चूंकि इसमें प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो ये नॉलेज कंपनियों ने लिया और कंपनी ने किया उसको फिर अपने मेडिसिनल यूज में। अब उससे जो फायदा हुआ, उनको जो बेनिफिट हुआ, उसको उनको इसके साथ शेयर करना और इस शेयर को बढ़ाना, ये मेन उद्देश्य है बेसिकली टारगेट 13 का। इसके कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर फेयर एंड equitable sharing of benefits arising from genetic resources, digital sequence information and traditional knowledge। ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, टारगेट 2030, राइट। यानी 2030 जो टारगेट है उसमें क्या है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बेनिफिट शेयरिंग। जो बेनिफिट शेयर्ड है उसमें हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट रूप से इंक्रीज करना है, इसको बढ़ाना है। स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, राइट, ये भी करना है ना। तो ये आप देखें व्हाई इट मैटर्स। अब ये जरूरी क्यों है, इससे क्या होगा, प्रमोट बायो जस्टिस एंड इक्विटी, प्रमोट इंडिजिनस एंड सोशल एंड नॉलेज। ठीक, दूसरा है कि सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारे SDGs है ना, वो उनको सपोर्ट करना, और स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी, है ना। अब यहाँ पर एक शब्द आप लोगों ने सुना था, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये एग्जैक्टली क्या है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इसको हमको थोड़ा सा समझ लेना है। देखिए, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो क्लॉज है, ये नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत है। इट्स ऑल अबाउट फेयर यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड शेयरिंग बेनिफिट्स। बस इतना समझिए कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका फेयर यूज करना, है ना, और उस यूज से जो प्रॉफिट बनता है उसको शेयर करना। एक्सेस का मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सेस को डिफाइन करते हैं। एक्सेस मतलब इट मीन्स टेकिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से मतलब है प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम अ कंट्री, राइट। ये जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं किसी कंट्री से लेना, जैसे सपोज दैट कि कोई यूरोपियन कंट्री है, कोई यूरोपियन कंट्रीज आके भारत में किसी देश में जाकर, भारत में किसी राज्य में जाकर, और वहाँ से कोई ट्रेडिशनल नॉलेज लेती है सपोज, है ना, और उसका क्या करती है, मार्केट में बेसिकली उसको लॉन्च करती है ना, और उसके जो फ़ायदा होता है उस फ़ायदे को, उस बेनिफिट को क्या करना है, उस कम्युनिटी के साथ उनको शेयर करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए एक्सेस की बात की है कि एक्सेस मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, उस कंट्री से उस कंट्री को चाहिए, उनको एक्सेस करना है ना। जैसे फॉरेन कंपनीज टेक्स मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम इंडिया टू मेक अ ड्रग, राइट, तो इनको एक्सेस मिल गया इसका। अब दूसरा है कि बेनिफिट शेयरिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर बेनिफिट शेयरिंग का मतलब है समवन यूज दीज रिसोर्सेज एंड अर्न्स प्रॉफिट। अगर कोई व्यक्ति इन रिसोर्सेज का यूज करके और प्रॉफिट अर्न करता है, दे मस्ट शेयर बेनिफिट्स विद द कंट्री और लोकल कम्युनिटी। तो उनको उस बेनिफिट का शेयर उस कंट्री या उस लोकल कम्युनिटी के साथ शेयर करना जरूरी है। अब ये बेनिफिट कैसे शेयर कर सकते हैं, ये मनी के रूप में हो सकता है, जैसे रॉयल्टी या फीस के रूप में हो सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के रूप में हो सकता है, रिसर्च सपोर्ट के रूप में हो सकता है, या जॉब सपोर्ट के रूप में हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी के रूप में हो सकता है। देखिए, मेन आइडिया जो ABS है, इसके पीछे मेन आइडिया क्या है कि नो फ्री यूज ऑफ रिसोर्सेज। सीधा सा बात है कि रिसोर्सेज का कोई फ्री यूज नहीं कर सकते भाई, है ना। कि विदेशी कंपनी आई या कोई फॉरेन कंपनी है या फॉरेन गवर्नमेंट है, राइट, और वो हमारे रिसोर्सेज का फ्री में यूज़ करे, ऐसा नहीं चलेगा। तो बिफोर यूजिंग रिसोर्सेज टेक परमिशन। सबसे पहली बात है कि आप जब हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो हमसे परमिशन लीजिए, और इसको बोलते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, PIC। इसको ध्यान रखना, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये ABS में अंतर्निहित है बेसिकली। दूसरा है मेक एन एग्रीमेंट ऑन बेनिफिट शेयरिंग। एक तो आपको हमको परमिशन लेनी पड़ेगी और रिसोर्सेज का यूज करने से पहले। दूसरा ये है कि आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा किसके रिगार्डिंग, बेनिफिट शेयरिंग के रिगार्डिंग, जो बेनिफिट हुआ है उसके शेयर के रिगार्डिंग, कि आपको इतना परसेंटेज हमको देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स।
MAT मैट है ना, म्यूचुअली एग्री टर्म्स, ये टर्मिनोलॉजी है बेसिकली। तो सिंपली हम ऐसा समझते हैं कि एक कोई कंपनी है और वो नीम प्लांट को है ना बेसिकली उसके नॉलेज को है ना किसी गांव में जाती है, एक कंपनी है फॉरेन कंपनी, और वो किसी गांव में जाती है और उसको वहां से क्या करती है, नीम प्लांट का जो नॉलेज है उसकी प्रॉपर्टीज है वो यूज करके मेडिसिन बनाती है और उससे प्रॉफिट अर्न करती है। अब उसमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी मस्ट शेयर प्रॉफिट और बेनिफिट विद दोज विलेजर्स, राइट। ये आपको ध्यान रखना है ना। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले जैसे प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर कंट्रीज। जितने भी जैसे जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने क्या किया कि दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज का बहुत उपयोग किया, हनन किया। जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत में यहाँ के रिसोर्सेज को ले जाकर ब्रिटेन में बहुत यूज़ किया है ना, लेकिन अब ये नहीं है। CBD के अंतर्गत जो नागोया प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत इस पर रोक लगा दी गई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर क्या करें, एग्रीमेंट करना पड़ेगा उस देश के साथ, और उसका जो बेनिफिट हुआ है उसमें से कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, चाहे वो भारत सरकार ही क्यों ना करती हो तब भी ऐसा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इससे होगा क्या कि जो पुअर कंट्रीज हैं उनके रिसोर्सेज का आप यूज करते हैं तो उसको एक्सप्लॉयटेशन जो होता है ना उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज उसको हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं और एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो सकती है इसमें, और एनकरेज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो ये बेसिकली कुछ कुछ उसके उपयोग हैं। होप्स हो कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो कि ABS क्या है इसमें, है ना। ABS के रिगार्डिंग हम लोगों ने थोड़ा सा समझा यहाँ पे, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए भारत में इस एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो मैकेनिज्म है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 3 टियर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो NBA दिखाई देता है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी दिखाई देता है हमारे पास। स्टेट के स्तर पर देखें तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड दिखाई देता है, या यूनियन टेरिटरी के स्तर पर देखें, UTs के स्तर पर, संघ राज्य क्षेत्र के आधार पर, स्टेट पर, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी काउंसिल्स दिखाई देती हैं। और अगर हम निचले स्तर पर जाकर देखें तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र या पंचायत क्षेत्र पर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी दिखाई देती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो शेयर होता है इन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ को ही जाता है। यहाँ से जो भी पैसा अर्न होता है, सपोज दैट लोकल स्तर से जो नॉलेज गया और फिर इन सभी कमिटीज़ को उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस बायोडाइवर्सिटी कमिटीज़ में क्या होता है, इलेक्टेड लोकल बॉडीज है, ये है ना, इलेक्शन के आधार पर उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे है इंडिया अ ग्लोबल लीडरशिप इन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, है ना, इंडिया ग्लोबल लीडरशिप। अब यहाँ पे देखो नेशनल स्तर पर देखेंगे हम, नेशनल टू लोकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये क्या करता है, बेसिकली गाइडेंस देता है, राइट, कंट्रोल करके रखता है चीज़ों को, है ना। तो इसका ये काम है बेसिकली, है ना। फिर यहाँ से स्टेट बोर्ड ये डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। स्टेट बोर्ड्स बने हुए हैं, फिर स्टेट बोर्ड से जाता है लोकल जो कमिटीज़ हैं उनके पास में। अब भारत में कितनी कमिटीज़ हैं, 2,76,000 से अबव यहाँ पे प्लस कमिटीज़ हैं ऐसी दिखाई देती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेब्लिश हैं। और प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बात किया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे रिसोर्सेज का आप यूज़ करते हैं तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए लगभग 12,830 अप्रूवल ग्रांट किए गए इसके रिगार्डिंग, है ना। मॉनेटरी बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट दिखाई देता है कितना है, टोटल ABS फंड कलेक्टेड कितना है, मोर देन $34 मिलियन, राइट। ये आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर। तो भारत का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत ने बहुत अच्छा किया है, राइट। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं CBD की। CBD कैसे आई, थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग हम लोग जान लेते हैं। CBD मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। विश्व के नेताओं को लगा कि भाई बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है ना। अगर अब हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी नहीं बचाई, है ना, फ्लोरा एंड फौना को अगर नहीं बचाया, इसको सेव नहीं किया, तो आगे जाके ये ह्यूमन लाइफ को ही
खतरा पैदा हो जाएगा। ऑलरेडी हम बहुत सारा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो फिर क्या हुआ कि यूएन के उसमें है ना, एक बोला कि ये यूएन के इनिशिएटिव में सारा विश्व इकट्ठा होता है। रियो अर्थ समिट होती है, रियो जेनेरियो बेसिकली ब्राज़ील में एक समिट होती है 1992 में। इस समिट से 3 बेसिकली क्या होता है कन्वेंशन निकलते हैं। एक है यहाँ पर सीबीडी है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और एक है यूएनएफसीसीसी। होप सो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको लेकर, राइट। इसको भारत या अन्य देश जो है 1994 में, इंडिया बेसिकली 1994 में इसको क्या करता है, रेटिफाई कर देता है ना। और ये इम्प्लीमेंट होती है सीबीडी 1993 से, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैड एग्रीड टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 1994। तो वो भारत को लेकर और सारे जितने भी देश हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, इस कन्वेंशन को लेकर एग्री करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल 3 एग्रीमेंट दिखाई देते हैं। बेसिकली देयर वाज अ जनरल एग्रीमेंट ऑन 3 थिंग्स। तो 3 चीज़ों पर यहाँ पर जनरल एग्रीमेंट था। एक सबसे पहले दैट इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज नीड टू बी हॉल्टेड, यानी बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं उनका इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से जो उपयोग हो रहा है ना, कि धुआंधार तरीके से कोई लिमिट नहीं है, राइट। कोई भी कंट्री कितना भी उपयोग, राइट, इसको सबसे पहले रोका जाना चाहिए, है ना। इसको फेयर तरीके से यूज किया जाना चाहिए जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। दूसरा है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के रूप में, बट वो भी रेगुलेटेड वे में होना चाहिए, उनका रेगुलेशन होना चाहिए। थर्ड है दैट पीपल एंड कम्युनिटीज हेल्पिंग इन प्रोटेक्टिंग मेंटेनिंग दीज रिसोर्सेज नीडेड टू बी रिवॉर्डेड फॉर देयर एफर्ट्स, राइट। तो तीसरा है कि जो कम्युनिटीज हैं जो इनको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, मेंटेन करके रखे हुए हैं, उनको रिवॉर्ड भी दिया जाना चाहिए, यानी इसके लिए उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। क्योंकि वो बहुत सारी ऐसे देखेंगे ना हमारे देश में, है ना, कम्युनिटी हैं, कोई किसी पेड़ को लेकर बहुत सेंसिटिव है, उनकी रक्षा करते ही करते, जैसे राजस्थान में है ना, ऐसी कम्युनिटी हैं जो उस पेड़ की पूजा करते हैं और क्या कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें 3 बेसिकली जनरल एग्रीमेंट हुए थे। अब बात करते हैं, सपोज सीबीडी बेसिकली जनरली क्या करते हैं कि केवल कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात नहीं करते, ये सस्टेनेबल यूज भी हो नेचुरल रिसोर्सेज का। दूसरा इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज, और अगर उन रिसोर्सेज का उपयोग हो रहा है तो उनका इक्विटेबल शेयरिंग भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, if a European pharmaceutical company wants to make use of some medicinal plant property of a medicinal properties of a plant grown in Tamil Nadu, एक सपोज दैट कोई यूरोपियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो तमिलनाडु के किसी गांव से सपोज दैट किसी प्लांट में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसका उपयोग करती है और उससे बेनिफिट अर्न करती है, वैसे कि मॉनेटरी बेनिफिट या अदर पाइज कोई भी बेनिफिट अर्न करती है, तो उसको क्या करना है, मस्ट बी इक्विटेबली शेयर्ड अमंग ऑल, उसको उसमें से शेयर करना आवश्यक है, उसका जो बेनिफिट है उसमें से, है ना। उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उस जगह के, उनके साथ में उसको शेयर करना आवश्यक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सीबीडी हैज़ गिवन राइज टू सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स। सीबीडी से 2 और सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स निकलते हैं। एक है सबसे पहले कार्ताजीना प्रोटोकॉल जो कि 2003 में ये एग्रीमेंट आया था। फिर है द नागोया प्रोटोकॉल 2024 में ये आया था, नागोया प्रोटोकॉल, राइट। बोथ एग्रीमेंट टेक देयर नेम्स फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वर निगोशिएटेड। तो इनको जो नाम मिला है बेसिकली, तो ये जहाँ पर निगोशिएट हुए थे, बेसिकली जहाँ पर मीटिंग हुई थी, वहीं उसी नागोया प्रोटोकॉल। जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन है, तो दिल्ली में मीटिंग हुई तो इसे हम उसको बोलते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन, राइट ना। अब बात करते हैं सबसे पहले हम कार्ताजीना प्रोटोकॉल की। कार्ताजीना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी, देखिए है ना, ये किस पे है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है और आने की अभी संभावना भी है। तो ये पूछा जा सकता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, सीबीडी से, यूएनएफसीसीसी से, ऐसा। और फिर आपसे मैच द फॉलोइंग में भी हो सकता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल, और उसके उसमें हो सकता है कि एबीएस हो या बायो सेफ्टी। एग्जैक्टली इसमें क्या है, सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
इसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया बेसिकली, है ना, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बायोसेफ्टी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, उसकी सेफ हैंडलिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन सेफ हो एंड यूज उसका सेफ तरीके से हो। ठीक है ना, जैसे कि सपोज दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है कोई, है ना, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऐसा ना हो कि आसपास की क्रॉप को वो क्या करे, नुकसान पहुंचा दे या आसपास का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बिगाड़ के रख दे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कैन इंटरफियर विद द नेचुरल इकोसिस्टम इन वेज दैट माइट नॉट येट बी फुली अंडरस्टूड। दैट इज द रीजन वाई जीएम क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड और सेग्रीगेटेड फार्म्स, राइट। अब जैसे हमारे यहाँ पे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन जैसे खेत में पैदा होती है, वो जो लोकल कॉटन है उसको फिर क्या है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता उसके चक्कर में। तो ये इसके कुछ है ना, तो ये यहाँ पे कार्ताजीना प्रोटोकॉल में इसी बायोसेफ्टी की बात की गई है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कोई बायोडाइवर्सिटी को हार्म ना हो बेसिकली, और उसकी सेफ हैंडलिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन और यूज सही तरीके से। नागोया प्रोटोकॉल में क्या बात की गई थी, द नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, हमने इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया है कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्या होता है। डील्स विद द कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल बाय फार्मा कंपनीज, है ना। तो ये डील्स किससे करती है कि एक्सेस जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन होता है ना बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकल रिसोर्सेज का, जैसे कि नीम है, हल्दी है, हल्दी का अगर हम कमर्शियली यूटिलाइजेशन करते हैं या नीम का कमर्शियली यूटिलाइजेशन करते हैं, है ना, तो जो फार्मा कंपनीज हैं उसको ले गए, उसका एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के रिगार्डिंग है। It asks the host country to provide access to its genetic resources in a legal, fair, and non-arbitrary manner, and, as mentioned above, offer them a fair, equitable share of benefits arising out of the utilization of these resources, right? Those resources. इसमें क्या होता है कि सपोज दैट कोई फार्मा कंपनी है, यूरोपियन फार्मा कंपनी है, वो भारत सरकार से परमिशन मांगेगी कि आप हमको जेनेटिक रिसोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड करिए और हम उसका आपको लीगल जो फेयर होगा, जो उसका बेसिकली जो भी फीस होगी, है ना, वो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे उसको, राइट। इसमें ये सब चीज़ें मेंशन रहती हैं। It lays down the general principle of the rights and claim of countries on their bioresources and rules for their commercial utilization. इसमें इस बात की भी चर्चा होती है, इसमें ये भी प्रिंसिपल है कि जो कंट्री है जिसके बायो रिसोर्सेस हैं उसका ये राइट है और क्लेम है कि अगर कोई इलीगल तरीके से अगर उसके रिसोर्सेस का यूज करता है कमर्शियली तौर पर, तो वो क्या कर सकती है, उस पर लीगल क्लेम भी कर सकती है। ये भी सब इसमें मेंशन रहता है ना, इसी के अंतर्गत नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत है ना। अंडर दिस मैकेनिज्म बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज नीडेड टू प्रोवाइड एक्सेस टू देयर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज टू दोज वांटिंग टू यूज देम फॉर रिसर्च एंड कमर्शियल रीजन, एंड द यूजर agencies in turn were mandated to share the benefit of their use with the local communities. इसमें यही होता है कि जो इस मैकेनिज्म में कि जो बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज हैं, जैसे कि भारत है, तो बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है, अब इसको क्या करना होगा, अपने जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज उनका एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उसके एवज में ये कंपनी उनको क्या करेंगे कि उसका शेयर देती हैं कमर्शियली यूज, अगर कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज करती हैं तो, और उसे लोकल जो कम्युनिटीज है उसके साथ भी शेयर करना पड़ता है उसमें से, है ना। दिस एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग वर्क्स एट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल। तो ध्यान रखना है इसको कि ये दोनों ही स्तर पर काम करता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर भी। Signatories to the Convention on Biological Diversity (CBD), a 1993 agreement, meet every 2 year. Very important point. CBD की जो COP होती है, कन्वेंशन ऑन पार्टीज जो मीटिंग होती है, वो कब होती है, हर एक 2 साल में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे UNFCCC में क्या होता है कि हर साल इसकी मीटिंग होती है किसी न किसी देश में, लेकिन यहाँ पे CBD की जो मीटिंग होती है वो हर 2 साल में एक बार होती है, नॉट एनुअली। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक। अब CBD के कुछ इंपॉर्टेंट हम COPs देख लेते हैं, जो COPs हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। COP 17 देखते हैं, COP 17, इट is scheduled to be held in Yerevan, Armenia from 19 to 30 अक्टूबर 2026, है ना।
ये अभी होने वाले आर्मेनिया में, ध्यान रखना है, यरबना में, जो 17वीं कॉप है इसकी। और 16 जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? काली में, कोलंबिया में, राइट। ये नवंबर 2024 में हुई थी। तो अभी 2026 में जो होगी, ये 17वीं होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे काली फंड फॉर डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, एक यहाँ पे काली फंड क्रिएट किया गया, स्टेब्लिश किया गया है। काली कोलंबिया में हुआ था, इसीलिए इसका जगह का नाम काली फंड फॉर डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, DSI, aimed for equitable sharing, especially with the indigenous and the local communities, right? It also aimed at to secure $200 billion per year by 2030 to fund biodiversity in initiatives globally. तो यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि यहाँ पर इसमें 2030 तक $200 बिलियन पर ईयर बेसिकली एक फंड क्रिएट किया जाएगा, जो कि बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स के लिए है ना, उसको रखा जाएगा ग्लोबली, राइट। अब बात करते हैं कोप 15 की। यहाँ पे इट वाज हेल्ड इन मॉन्ट्रियल, कनाडा में ये हुई थी, राइट। इसको बोला गया था ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, है ना। यही इंपॉर्टेंट है, इसको हमको देखना है। विच कंटेंस 4 गोल्स, इसमें 4 गोल और 23 टारगेट्स निर्धारित किए गए थे, है ना, जिनको हमें अचीव करना है कब? 2030 तक। ये अब देखिए यहाँ पे आएगा ये कि COP 15 जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी 2022 में। इसमें ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को तैयार किया गया था। इसमें क्या किया है कि 4 गोल हैं और 23 टारगेट हैं इसमें, जो हमको अचीव करना है 2030 तक, ठीक है ना। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, वैसे ही इसके अंतर्गत भी हमने क्या कि गोल निर्धारित किए हैं, टारगेट निर्धारित किए हैं। जैसे पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो हमने किया था, क्लाइमेट चेंज को लेकर एग्रीमेंट किया है ना, उसको लेकर, राइट। तो ये कुछ की बेसिकली एस्पेक्ट्स है इसके रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कि इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। भारत में क्या लीगल रेमेडीज हैं या क्या लीगल फ्रेमवर्क है बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। तो इंडिया हैज बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। भारत में अब देखेंगे कि संवैधानिक और स्टैट्यूटरी या लीगल प्रोविजंस हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। आर्टिकल हम देखेंगे 48 है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, DPSP जिसको हम बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वहाँ पे आर्टिकल 48A दिखाई देता है। वो डायरेक्ट करता है स्टेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। स्टेट को ये डायरेक्शन देता है कि आप प्रोटेक्ट करिए और इम्प्रूव करिए जो हमारा एनवायरमेंट है और जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इनको सेफगार्ड करिए। इसका डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ये आर्टिकल 14A, राइट, 48A, राइट। यहाँ पे आर्टिकल 15(1)(a) क्लॉज J फंडामेंटल ड्यूटी है। ये लोगों पर बेसिकली जो सिटीजन हैं हमारे देश के, उन पर एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि इम्पोज अ ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। ये बात करता है कि ये हर एक देश के जो सिटीजन हैं, हमारे देश के जो सिटीजन हैं, उनकी ये ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, उसको प्रोटेक्ट करना और जो लिविंग क्रिएचर है उनके प्रति कंपैशन बना के रखना। तो आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनल ये दोनों प्रोविजंस हैं। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये दो, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972। तो जितनी भी स्पीसीज हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल, राइट, है ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वो सारी की सारी स्पीसीज इस एक्ट के अंतर्गत क्या है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। शेड्यूल 1 से लेके 5 तक इसमें फ्लोरा एंड फोना दोनों को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है ना। जैसे चीतल है, चीतल को नहीं मार सकते, लॉयन है, लॉयन प्रोटेक्टेड है, या जो अदर स्पीसीज है, इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, वो सारी के सारी इसके अंतर्गत प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। अब दूसरा है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसको हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक एक्ट है और ये CBD के उसी के तत्वावधान में इसको लेकर आते हैं, है ना। तो द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाज बोर्न आउट ऑफ इंडियाज अटेम्प्ट टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव enshrined in the यूनाइटेड नेशन CBD। जो यूनाइटेड नेशन CBD है 1992 में जो आया था, भारत ने इसको रेटिफाई किया था कब? 1994 में। ये आपको ध्यान रखना है
इसमें जो ऑब्जेक्टिव इंश्राइन थे, इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, उनको रियलाइज़ करने के लिए इंडिया का ये जो एक्ट है, इंडिया इस एक्ट को लेकर आया कि हम भारत के अपने स्तर पर इन सब चीज़ों को कैसे लागू करेंगे, है ना? इसके की ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देख लेते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज हो, एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज थ्रू जस्ट प्रोसेस। याद रखना है इस एक्ट में भी इस बात को जिक्र किया गया है, इस क्लॉज को रखा गया है, इस प्रिंसिपल को, कि जो क्या कहते हैं रिसोर्सेज से, जेनेटिकली जो रिसोर्सेज हैं उनके यूटिलाइजेशन से जो बेनिफिट बेसिकली मिलता है वो केंद्र से लेकर राज्य के स्तर से लेकर और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन तक जाता है ये। तो मेनली हम जो लोकल कम्युनिटी हमारी उनको भी इसके अंतर्गत, ठीक है ना, रखा गया है। सिमिलरली हमने क्या किया, एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान लेकर आते हैं 1919 में। इसको 2008 में अपडेट किया गया, बहुत फॉर्मुलेटेड टू इम्प्लीमेंट द सीबीडी मैंडेट्स। अब सीबीडी मैंडेट को इसी के अंतर्गत हमने स्ट्रेटजी एक्शन प्लान लेकर आए, तो इसके माध्यम से हमने सीबीडी को इम्प्लीमेंट किया था, राइट। In 2014, amendments were made to align the plan with the HE biodiversity target adopted at CBD COP10 at Nagoya 2010। अभी HE टारगेट क्या है इसको भी हम लोग देखते हैं। हमने क्या किया, 2014 में से अमेंड किया और जो HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट थे जो कि CBD COP 2000 जो 10 हुई थी नागोया में, जापान में, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया था। Building on this, India further launched the National Biodiversity Strategy and Action Plan 2024 to 30, right? अब इंडिया ने इसको बेसिकली आगे फर्दर बढ़ाते हुए एक हमारा अपना बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान लेकर आए थे हम 2024-2030 के लिए, है ना। जो कॉप 16 हुई थी काली में, याद हो आपको, कोलंबिया, हमने अभी डिस्कस किया था। अलाइन इट विद द कमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्टेड किया गया था 2015 में, विच रिप्लेस द HE टारगेट। इसने क्या किया, जो HE टारगेट थे उसको रिप्लेस कर दिया था, है ना। तो अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है इसको अडॉप्ट किया गया था कि सीबीडी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 में, राइट, मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। इसने क्या किया, HE जो टारगेट्स है बेसिकली इनको रिप्लेस करके नए 4 टारगेट और 23 नेशनल जो टारगेट्स हैं बेसिकली, है ना, बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं, है ना, इसको लेकर आते हैं 2030 तक, जो हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। टू सेट 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट टू गाइड कंजर्वेशन एफर्ट्स थ्रू 2030। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं HE टारगेट क्या है बेसिकली उसके रिगार्डिंग। तो HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट 2011 से लेके ये 2020 तक ये लागू थे, है ना। इसमें 20 एम्बिशियस ग्लोबल गोल्स थे, ये याद रखना। HE टारगेट क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी टारगेट है, इसमें 20 एम्बिशियस ग्लोबल गोल्स अडॉप्टेड अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। सीबीडी के अंतर्गत चूंकि ये HE टारगेट को निर्धारित किया गया है, इनको अडॉप्ट किया गया है एट नागोया जापान टू एड्रेस बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑर्गेनाइज्ड अंडर 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स। अब 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या है वो हम अभी नीचे देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको देखना है कि HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है 2010 से लेकर 2020 तक थे। इसमें 20 एम्बिशियस ग्लोबल गोल्स थे जिन्हें सीबीडी के अंतर्गत अडॉप्ट किया गया था। सीबीडी मतलब कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नागोया में, है ना, जापान में। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया था कहाँ पर, मॉन्ट्रियल, जो ये मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था ना कॉप 15 में, इसको अडॉप्ट कर दिया, क्योंकि 2020 चूंकि खत्म हो चुकी तो हमको न्यू टारगेट लेने थे। अब इसमें की बेसिकली टेक्स अवे क्या है देखना है, कॉन्टेक्स्ट अडॉप्टेड एट COP 10 यानी 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था। दीज फॉर्म्ड द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द बायोडाइवर्सिटी 2011 से लेकर 2020 तक। इसने एक बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था पूरा 10 साल का। इसका सिग्निफिकेंस आप देखेंगे तो फोकस ऑन इंटीग्रेटिव बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज इनटू नेशनल प्लानिंग, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, एक्वाटिक रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम्स, राइट। यहाँ पर टारगेट 11 जो टारगेट 11 है उसकी विशेष चर्चा की गई है। ये क्रूशियल फॉर प्रीलिम्स बेसिकली। दिस टारगेट कॉल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग 17% फॉर टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर, 10% ऑफ कोस्टल मरीन एरियाज बाय 2020।
इसमें जो टारगेट 11 है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसको याद रखना है कि इसमें किसकी बात की गई है कि 70% टेरेस्ट्रियल एंड इनलैंड वाटर हमको ये प्रोटेक्ट करना है। दूसरा यहाँ पे एक और टारगेट है 10% कोस्टल मरीन एरियाज, ये 2020 तक का हमारा टारगेट है दो कि हमको क्या क्या प्रोटेक्ट करना है। एक तो 17% टेरेस्ट्रियल लैंड वाटर को प्रोटेक्ट करना है और 10% कोस्टल या मरीन बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करना है 2020 तक। ये टारगेट है 11 में, ये है ना, दो चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है अपन। स्टेटस की बात करते हैं तो कंसिडर्ड ग्लोबल फेल्योर और नॉन वर फुली मैट बाई 2020 लीडिंग टू द रिप्लेसमेंट बाई 2020 अब ये 2020 में चूंकि कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लेकर आए थे, इसको रिप्लेस कर दिया था। किसी कंट्री ने ये जो टारगेट है बेसिकली इसको अचीव कर ही नहीं पाया। यानी इसके अंतर्गत जो 20 टारगेट थे उनको किसी भी कंट्री ने अचीव किया ही नहीं। इंडियाज अप्रोच की बात करते हैं। इंडिया अलाइंड इज अ नेशनल एफर्ट्स बाय डेवलपिंग 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट इन रिस्पॉन्स टू एच। यहाँ पे हमने क्या किया था, 12 बेसिकली नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को है ना डेवलप किया और उसके रिगार्डिंग एफर्ट्स भी लगाए। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इसको लेकर। अब देखिए यहाँ पे 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स थे ए ई, राइट। ए मतलब एड्रेस कॉज ऑफ लॉस, यहाँ पे सबसे पहला है कि हमको जो लॉस के कॉज है उनको एड्रेस करना। बी में क्या है, रिड्यूस डायरेक्ट प्रेशर या सस्टेनेबल यूज, ठीक है। थर्ड पे सेफगार्ड इकोसिस्टम स्पीसीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, इनको सेफगार्ड प्रोवाइड करना है, सेफ रखना है स्पीसीज को, जेनेटिक डाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को। एनहेंस बेनिफिट फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से जो बेनिफिट मिलता है उसको एनहेंस करना, इंक्रीज करना। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी इसमें आए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के रिगार्डिंग। ये प्रीलिम्स के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना इसको, राइट। तो एनबीए ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और किस एक्ट के अंतर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो सबसे पहले क्या है, किस एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, बीडी एक्ट है, बीडीए, राइट। इसके अंतर्गत 2002 स्टैट्यूटरी बॉडी, अब इसी बात है 2003 में इसको स्टैब्लिश किया। इसका काम क्या है, परफॉर्म्स फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इशू ऑफ कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। ये देखता है बेसिकली, ये तो गवर्नमेंट को क्या है, एडवाइस देता है। तो एडवाइजरी फंक्शन भी है, रेगुलेटरी फंक्शन है, रेगुलेट भी करता है, फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है ना, इसी को लेकर। तो ये नेशनल लेवल पर दिखाई देता है। अब इसी एक्ट के अंतर्गत दो और बॉडी दिखाई देंगी यहाँ पे, टू एडिशनल एंटिटीज वर क्रिएटेड अलोंग साइड द एनबीए। यहाँ पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो फंक्शनिंग एट द स्टेट लेवल टू रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। हर एक राज्य में आपको देखने को मिलेगा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड दिखाई देगा, है ना। थर्ड पे आते हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कंपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है ये, राइट। एंटिटी है इस्टेब्लिश्ड एट द लोकल विलेज एंड और पंचायत लेवल टू प्रमोट ग्रास रूट लेवल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, है ना। तो जो ग्रास रूट लेवल पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है या डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था विलेज लेवल पर या पंचायत लेवल पर, ठीक है। अब कंपोजिशन की बात करते हैं यहाँ पर, एनबीए की कंपोजिशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए एक्सपर्टाइज रहता है गवर्नमेंट की तरफ से और इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट भी रहता है। ध्यान रखना इस बॉडी में इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट भी दिखाई देंगे और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी दिखाई देते हैं, एक्सपर्ट्स भी दिखाई देते हैं। इसका जो चेयरपर्सन है और एन एमिनेंट पर्सन विद द प्रूवन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इसका जो चेयरपर्सन है वो एक एमिनेंट पर्सन हो जिसको ये नॉलेज हो इसके रिगार्डिंग, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग या जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज उनका सस्टेनेबल यूज कैसे हो इसके रिगार्डिंग उसको अच्छा खासा नॉलेज हो। इसमें 10 एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होते हैं। हम एनबीए की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 10 एक्स ऑफिसियो मेंबर्स भी हैं। यहाँ पे सीनियर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड टू प्रोवाइड पॉलिसी इंसाइट एंड इंश्योर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है। तो जहाँ में सब के सब ज़्यादातर सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, है ना, डिफरेंट मिनिस्ट्री से,
5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी दिखाई देते हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स भी इसमें दिखाई देते हैं इस बॉडी में, है ना। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज फंक्शन क्या है? ये प्ले पिवोटल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग इंडियाज बायोडाइवर्सिटी लॉज। सबसे पहले पॉलिसी एडवाइजरी एडवाइस प्रोवाइड करता है जब भी पॉलिसी बनती है इनके रिगार्डिंग, बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, है ना, उनके कंजर्वेशन के रिगार्डिंग या सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। Regulation of access frames guidelines and regulates access to biological resources, ensuring fair and equitable sharing of benefits। ठीक है, तो ये क्या करता है? रेगुलेशन भी करता है कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं, है ना, उनके प्रति गाइडलाइंस फ्रेम करना, रिसोर्स को कंजर्व करके रखना, है ना, राइट। चलिए, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं उनके जो बायोडाइवर्सिटी है हेरिटेज साइट है उनके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हम इंडिया अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। यहाँ पे हालांकि इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया लॉन्च द अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। ये कब तक के लिए है? 2024 से लेकर 2030 तक का है। ये कब लॉन्च किया था सरकार, कब इसको इसके लिए अपडेट किया था? COP16 में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत, है ना। की हाइलाइट्स देख लेते हैं इसके हम लोग। या इंडिया हैज़ अपडेटेड एनवीएस अलाइन विद द कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये हमने 2015 में जो आया था ना ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है, कमिंग मॉन्ट्रियल कनाडा में जो हुआ था 2000 COP15 में, राइट। तो उसी के अंतर्गत हमने एस्टेब्लिशिंग नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट, है ना, इसमें 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को आउटलाइन किया गया था ऑन रिड्यूसिंग थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, इंश्योरिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहांसिंग टूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ईच टारगेट इज लिंक्ड टू स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज aimed at promoting ecosystem resilience, species recovery and sustainable management practices, right। हाँ, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने चर्चा कर ही ली है। दूसरा है जो मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कब अडॉप्ट किया गया था? COP15 में, राइट। द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट डाइवर्सिटी इन 2022। CBD का जो COP हुआ था 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 15 हुई थी 2022 में, उसी के अंतर्गत इसको अडॉप्ट किया गया था। जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, वैसे ही इसमें क्या है, 4 ग्लोबल गोल्स हैं, 23 टारगेट हैं। ध्यान रखना है इसको, मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है, इसमें कितने 4 ग्लोबल गोल्स हैं, 23 टारगेट हैं। अमंग द 23 टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय कब तक? 2030 तक इन टारगेट को अचीव करना है। इंक्लूड हाविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, इसके रिगार्डिंग बात की गई, इन्वेसिव स्पीसीज के रिगार्डिंग। और इसमें $500 बिलियन पर ईयर रिडक्शन इन हार्मफुल सब्सिडीज, ठीक है ना। और इनके ऊपर जैसे जो $500 बिलियन हार्मफुल सब्सिडीज है उनको रिड्यूस करना है। टारगेट 3 स्पेशली रेफर्ड टू एज अ 30x30 टारगेट, ठीक है। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये 30x30 टारगेट क्या है और ये किसके अंतर्गत है? तो ये मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, उसके अंतर्गत है 30x30 टारगेट। इसमें क्या किया है देख लेते हैं, ये क्या है। अंडर इट delegates committed to protecting 30% of land and 30% of coastal and marine areas by 2030। इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर 30% लैंड एंड 30% कोस्टल एंड मरीन एरियाज के प्रोटेक्शन की बात की गई है, जो कि 2030 तक हमको क्या करना है, उपलब्ध अचीव करना है बेसिकली। फुलफिलिंग द डील्स हाईएस्ट प्रोफाइल गोल नोन एज अ 30x30, इसको 30x30 भी बोलते हैं, 30x30 भी बोलते हैं। तो 13x30 टारगेट को क्या है, 30% लैंड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और 30% कोस्टल मरीन जो सिस्टम है उसको उनको प्रोटेक्ट करना है। द डील ऑल्सो एस्पायर टू रिस्टोर 30% ऑफ डिग्रेडेड लैंड एंड वाटर थ्रू आउट द डिकेड अप फ्रॉम एन अर्लियर एम ऑफ 20%, ठीक है ना। इसको बढ़ा के 20% से 30% कर दिया गया। इसके अंतर्गत ये भी है कि जो डिग्रेडेड लैंड है एंड वाटर है उसको भी हमको रीस्टोर करना है, लगभग कितना, 30%। ये ध्यान रखना है 2030 तक। Also, the world will strive to prevent destroying intact landscape and areas with a lot of species, bringing those losses close to zero by 2030। अब यहाँ पे जो स्पीसीज का जो लॉस हो रहा है
है ना, या लैंड उनके लैंडस्केप को लेकर जो लॉस हो रहा है, उनके हैबिटेशन को लॉस हो रहा है, उसको हमको जीरो लेकर आना, क्लोज टू जीरो बाय 2030, राइट। ये भी इसके अंतर्गत टारगेट है। मुझे लगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को इसको चर्चा करना चाहिए। यहाँ पे मेजर आउटकम्स थे कोप 16 के अंतर्गत। काली फंड है बेसिकली डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर मोर फेयरली एंड इक्विटेबली। इसमें एक फंड क्रिएट किया जाएगा और डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो भी बेनिफिट मिलता है उसको क्या कर रहे हैं हम, रिसोर्सेज से जो बेनिफिट होगा ऑन द फेयरली एंड इक्विटेबली हम डिस्ट्रीब्यूट करें उसको। इट विल बी नॉन बाइंडिंग, ध्यान रखना ये काली फंड जो है नॉन बाइंडिंग है। आपको प्रीलिम्स में बोल सकते हैं कि ये बाइंडिंग है, तो इट विल बी नॉन बाइंडिंग, वॉलेंटरी है, वेयर फॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 1% ऑफ देयर प्रॉफिट और 0.1% ऑफ देयर रेवेन्यू, है ना। तो याद रखना है कि ये नॉन बाइंडिंग है, वॉलेंटरी है। जो फर्म्स हैं या कंपनीज हैं वो क्या कर सकते हैं कि अपने कंपनी का 1% जो प्रॉफिट है उसके अंतर्गत ये दे सकते हैं काली फंड में, राइट, डोनेट कर सकते हैं, या उनका रेवेन्यू का है 0.1% है। दूसरा है यहाँ पे इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग भी बात की गई है कि जो इंडिजिनस पीपल हैं या लोकल कम्युनिटी उनको अवार्ड दिया जाए अगर वो बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग काम करते हैं, तो इसको इंश्योर किया जाए। सिंथेटिक बायोलॉजी, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की भी बात कही है। इट प्रपोजेस गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग इन्वेसिव स्पीसीज, एलियन स्पीसीज टचिंग और issue such as e-commerce, multi-criteria analysis, methodologies and others। यानी जो एलियन स्पीसीज रहती है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, उनके रिगार्डिंग भी हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ है, रिस्क असेसमेंट है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 2023 में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे आया था, उसको हम लोग देखते हैं। इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल। तो हमने देखा था कि नागोया प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग हमारे देश में इस जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है उसको लेकर 3 टियर मैकेनिज्म देखने को मिलता है, नेशनल लेवल पर, ठीक है, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का रोल भी है। तो ये स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही होता है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन determining excess benefit sharing, including the power to levy collection fees on the excess of biological resources within its jurisdiction। ये बिल्कुल सही है, राइट। तो जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है उनके पास ये अधिकार होता है कि वो लेवी कलेक्ट कर सके, उनके पास पावर होता है कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का वहाँ से उपयोग होता है उनके जो ज्यूरिस्डिक्शन है उनके अंतर्गत उनको लेवी कलेक्ट करने का अधिकार है या फीस कलेक्ट करने का अधिकार है। तो यहाँ पर देखें ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2, तो सी इसका आंसर था, राइट। तो ये 2023 का क्वेश्चन है। होप सो कि आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी इसको लेकर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच।